नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज की इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए टॉप 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि पिछले कई सालों में मतलब कि ज़्यादा देरी नहीं, अभी जो आपका लेटेस्ट पैटर्न है 2022 से लेकर 2024 तक में जो आपका रेलवे का पेपर हुआ है, उनमें जो क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को देखेंगे। देखिए, ज़्यादातर चांसेस सही हैं कि आपका पेपर जो है 17 नवंबर से ही हो जाए ग्रुप डी का। बिल्कुल तैयार रहिए, क्योंकि इस बार आपको गर्दा उड़ाना है, पेपर फाड़ना है। ठीक है, बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और क्लास कैसा लगा है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलिए शुरू करते हैं। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस हैं। आप 50 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट कर पा रहे हैं, ये आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेक्टर राशि है? वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं? सदिश राशि को। तो बताइए इनमें से कौन सा एक सदिश राशि है? तो भाई सदिश राशि की बात करें, देखिए तापमान तो अदिश राशि है, कार्य भी अदिश राशि है, ऊर्जा भी अदिश राशि है। संवेग जो है ना, ये साथियों आपका सदिश राशि का उदाहरण है। वेग, संवेग, ये सदिश राशि का उदाहरण है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, संवेग। किसी वस्तु की जड़ता किस पर निर्भर करता है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी वस्तु के जो जड़त्व है या जड़ता है वो किस पर निर्भर करता है? ठीक है, देखिए किसी भी वस्तु की इनर्शिया जो होती है, जड़त्व, वो साथियों उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ना कि वेग, भार और घनत्व पर। किस पर? तो द्रव्यमान पर। याद रखिए, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी वस्तु की जड़ता किस पर निर्भर करती है? तो उसके द्रव्यमान पर। किसी द्रव में डूबे हुए पिंड पर उत्पन्न उत्प्लावन बल किसके बराबर होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी द्रव में डूबे हुए पिंड पर उत्पन्न उत्प्लावन बल किसके बराबर होता है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। देखिएगा, पिंड द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर। ठीक है, किसी द्रव में डूबे हुए पिंड पर उत्पन्न उत्प्लावन बल किसके बराबर होता है? तो पिंड द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के प्रथम गति नियम को क्या कहा जाता है? देखिए, न्यूटन के प्रथम गति नियम को क्या कहा जाता है? तो साथियों इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, जड़त्व का नियम। ठीक है, बल की परिभाषा तो न्यूटन के दूसरे नियम से प्राप्त होती है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ये न्यूटन का तीसरा नियम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान का असह मात्रक क्या होता है? भाई बताइए, द्रव्यमान का असह मात्रक क्या होता है? ग्राम, किलोग्राम, टन या न्यूटन? देखिए, द्रव्यमान का ऐसा मात्रक किलोग्राम होता है, केजी याद रखेंगे सभी, केजी। ठीक है, न्यूटन जो है ये बल का ऐसा मात्रक होता है। तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, किलोग्राम। ध्वनि की चाल अधिकतम किस माध्यम में होती है? देखिए, बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन सभी आएंगे आपके इसी वीडियो में, ध्यान से देखिए। तो ध्वनि की चाल अधिकतम किस माध्यम में होती है? मैंने कई बार आपको पढ़ाया है कि साथियों सॉलिड यानी जो ठोस होती है उसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, ठोस में। आगे देखिए, फूलों के रंग के लिए उत्तरदायी वर्णक कौन सा है? इनमें से देखते हो ना, फूलों में लाल रंग वगैरह अलग अलग रंग होता है, तो इनमें से कौन सा एक वर्णक है जो फूलों के रंग के लिए उत्तरदायी है? देखिए, करेक्ट आएगा एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन यहाँ आपका करेक्ट आएगा। क्लोरोफिल के कारण तो हरा रंग होता है। यहाँ आपसे पूछा है फूलों के रंग के लिए उत्तरदायी वर्णक, फूलों के, तो एंथोसाइनिन यहाँ करेक्ट आएगा। आइए इसके बारे में थोड़ा कुछ जानकारी दे देते हैं। देखिए, एंथोसाइनिन एक वर्णक है जिसके कारण फूलों में लाल, नीला, बैंगनी रंग प्रदान करते हैं। एक और वर्णक है जिसका नाम है कैरोटीनॉइड। ठीक है, या कैरोटीनॉइड। ये जो कैरोटीनॉइड वर्णक है, इससे फूलों में पीले रंग, नारंगी रंग और लाल रंग के लिए भी ये उत्तरदायी होता है, याद रखना। ठीक है, लाल रंग आपको जो है एंथोसाइनिन में भी मिलता है और कैरोटीनॉइड में भी मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है, पत्तियों में जल के उत्सर्जन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पत्तियों में जो जल का उत्सर्जन होता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये पूछा जा रहा है। देखिए, करेक्ट आएगा बाष्पोत्सर्जन। याद रखना, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बाष्पोत्सर्जन को किस में मापा जाता है? करेक्ट आएगा साथियों, पोटोमीटर में, पोटोमीटर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, श्वसन की क्रिया पौधे में कहाँ होती है? रेस्पिरेशन जो होता है, श्वसन की क्रिया पौधों में कहाँ होती है? देखिए, पत्तियों में होता है, लेकिन श्वसन की अगर क्रिया अगर हम देखें
तो ये पत्ती, जड़ और तना सभी में ही होता है, तो पौधों के सभी भाग यहाँ करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लोरोफिल किस तत्व की उपस्थिति में कार्य करता है? क्लोरोफिल जो होता है ये किस तत्व की उपस्थिति में कार्य करता है? तो भाई क्लोरोफिल के मध्य में एक धातु पाया जाता है, तत्व पाया जाता है जिसका नाम है मैग्नीशियम, याद रखना, ठीक है, जो कि हरा रंग या हरा वर्णक प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होता है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम। किस पौधे को जीवित जीवाश्म कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जीवित जीवाश्म किस पौधे को कहा जाता है साथियों? करेक्ट आएगा जिंको बाइलोबा को। ये नाम याद रखना, कभी कभी जिंकगो आपको ऑप्शन में लिखा हुआ मिलेगा या फिर कभी कभी जिंको बाइलोबा, ठीक है। एक पौधा है जिसको जीवित जीवाश्म कहा जाता है, तो जिंको बाइलोबा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जड़ के अग्रभाग की वृद्धि कहाँ होती है? जड़ का जो अग्रभाग होता है उसकी वृद्धि कहाँ होती है? इस क्वेश्चन को नोट कर लेना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। जड़ के अग्रभाग की वृद्धि होती है एपिकल मेरिस्टेम में, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेम करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जहाँ पर जड़ के अग्रभाग की वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पादप हार्मोन को वृद्धि हार्मोन कहा जाता है? भाई किस पादप हार्मोन को पूछा है? मनुष्यों में अगर आपसे पूछता, ठीक है, तो फिर वृद्धि हार्मोन किसको बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं, लेकिन यह पादपों में पूछा है। किस पादप हार्मोन को वृद्धि हार्मोन कहते हैं? ऑक्सिन को, याद रखना। ऑक्सिन करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, जिसको वृद्धि हार्मोन कहा जाता है। पादप हार्मोन है एक ऑक्सिन, जिसको वृद्धि हार्मोन कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया में कौन सी गैस अवशोषित होती है? यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस अवशोषित होती है? देखिए करेक्ट आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर आपसे पूछे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस का अवशोषण, कौन सी गैस जो है बाहर निकलती है, तो याद रखना बाहर निकलने वाली जो गैस है वह है साथियों ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट है, पौधों में भोजन का हस्तांतरण किस उत्तक द्वारा किया जाता है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखिएगा। पौधों में भोजन का हस्तांतरण होता है फ्लोएम के माध्यम से। यहीं अगर पूछे पौधों में जल का हस्तांतरण किस माध्यम से होता है, तो करेक्ट होता है जाइलम के माध्यम से। यहाँ आपका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए फ्लोएम। कौन सा तत्व ध्वनि का अच्छा चालक है? यहाँ पर काफ़ी सारे साथी लोग जो हैं गलत करेंगे। अब देखिए यहाँ पर लोहा भी है, तांबा भी है, आप किसको प्रेफर करोगे? तांबा को। क्यों करोगे? तो देखिए ये लोहा यहाँ पर आप आंसर करोगे ना तो बिल्कुल गलत हो जाएगा साथियों, क्योंकि ऑप्शन में तांबा भी है, तो यहाँ आपका आंसर जो है वो तांबा हो जाएगा। अब देखो क्यों, इसको ध्यान से समझिए इस नोट को। देखिए लोहा और तांबा दोनों ध्वनि के अच्छे चालक हैं, लेकिन तांबा लोहा की तुलना में ध्वनि का बेहतर चालक है, क्योंकि तांबे की परमाणु संरचना और घनत्व ध्वनि तरंगों को लोहे की तुलना में अधिक कुशलता से संचरित करता है, ठीक है, याद रखना। तो जब भी लोहा तांबा या लोहा चांदी आपको दिखे तो आपको चांदी आंसर करना है, ना कि लोहा। लोहा तांबा अगर रहे तो आपको यहाँ तांबा आंसर करना है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण किसे कहा जाता है? देखिए रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण किसे कहा जाता है? तो भाई याद रखना एंडोथर्मिक अभिक्रिया को। रासायनिक ऊर्जा में रासायनिक अभिक्रिया वह कौन सा रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है? ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखना एंडोथर्मिक अभिक्रिया में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। पोटासियम परमैंगनेट किस रूप में पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वह पोटासियम परमैंगनेट जो होता है ना साथियों, ये किस रूप में पाया जाता है? देखो करेक्ट आंसर होगा साथियों बैंगनी रूप में, बैंगनी रंग का तरल पदार्थ होता है ये, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए बैंगनी। कौन सा तत्व अत्यधिक इलेक्ट्रॉन गतिकता दिखाता है, यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को दिखाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका फ्लोरीन, ठीक है। आगे देखिए एथिल अल्कोहल, जिसका सूत्र आप याद रखना C2H5OH होता है, ये किस प्रकार का यौगिक है? ठीक है, ये जो एथिल अल्कोहल है इसको इथिलीन के नाम से भी जानते हैं, याद रखना इसको इथिलीन के नाम से भी जानते हैं साथियों, ठीक है। और ये किस प्रकार का यौगिक है? तो ये एक अल्कोहल है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा अल्कोहल। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो भाई ऑक्सीजन की खोज किसने की थी ये पूछा जा रहा है, करेक्ट आएगा जोसेफ प्रिस्टले ने। जोसेफ प्रिस्टले और सीले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। हेनरी कैवेंडिश की बात करें तो हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी। गैलीलियो गैलीली इन्होंने खगोलीय पिंडों की खोज की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी, ठीक है, ये सब याद रखेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अम्ल वर्षा किसके कारण उत्पन्न होता है? एक सेकंड, इसको आप ऑप्शन नंबर डी जो है ना, यहाँ पर ये केवल ऑक्सीजन जो है ना, इसको आप ऑप्शन नंबर डी मानना साथियों। एक सेकंड, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, डी ऑप्शन ये नहीं है, ये साथ ही में है, ठीक है, इसको आप डी ऑप्शन मान लेना। देखिए अम्ल वर्षा किसके कारण उत्पन्न होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण, याद रखना, SO2 प्लस NO2 के कारण, ठीक है। तो यहाँ करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कार्बन का सबसे सामान्य रूप कौन सा होता है? देखिए कार्बन का वैसे ग्रेफाइट भी सामान्य रूप है, हीरा भी है और फ्लोरीन भी है, लेकिन यहाँ आपका हीरा आंसर होगा ऑप्शन के अनुसार। कार्बन का सबसे सामान्य रूप या कठोरतम रूप जो होता है वो आपका हीरा होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड किस प्रकार का रासायनिक यौगिक है? देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये किस प्रकार का रासायनिक यौगिक है? ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें ना तो ये क्षारीय प्रकृति का होता है, लगभग 14 के आसपास इसका pH मान होता है, याद रखना। तो ये क्षार है, एक क्षार यौगिक है साथियों, ठीक है। आगे देखिए, किस अंग में मांसपेशियों के संकुचन द्वारा रक्त का संचार होता है? भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस अंग में मांसपेशियों के संकुचन के द्वारा जो है वो रक्त का संचार होता है? करेक्ट आएगा हृदय में, हार्ट में। करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, हृदय। अगला क्वेश्चन है, किसकी कमी से रतौंधी होता है? रतौंधी यानी रातों का अंधा, ठीक है, जिसमें रात को दिखाई नहीं देता है, केवल रात को दिखाई नहीं देता है, इसको बोलते हैं रतौंधी। और ये विटामिन ए की कमी से होता है, विटामिन ए, ठीक है, जिसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, याद रखिएगा। मानव शरीर में हड्डियों के जोड़ को क्या कहा जाता है? देखिए अंग्रेजी में बात करें तो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है लिगामेंट्स। कौन जोड़ता है? लिगामेंट्स, ठीक है। और हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है वो होता है टेंडन, याद रखना। लेकिन यहाँ तो हिंदी में लिखा हुआ है भाई, तो इसको क्या बोलेंगे? संधि बोलेंगे हम। मानव शरीर में हड्डियों को या हड्डियों के जोड़ को क्या कहा जाता है? हड्डियों का जो जोड़ होता है, माफ करना, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है लिगामेंट। मान लेते हैं यहाँ एक हड्डी है, ठीक है, यहाँ एक हड्डी है, ठीक है, इसका जो जोड़ है इसको संधि बोलते हैं, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। पौधों में जल का संचय कहाँ होता है? पौधों में जल का संचय कहाँ होता है? ऑप्शन के अनुसार ही आंसर करना है। यहाँ वेसल्स अगर आपको ऑप्शन में दिया हुआ रहता ना, वेसल्स जिसको रिक्तिका बोलते हैं, रिक्तिका, तो वही आपका आंसर होता। लेकिन पौधों में जल का संचय क्या? कोई भी पदार्थ का जो पौधों में संचय होता है वो वेसल्स यानी रिक्तिका में ही होता है। और पौधों में जल का संचय जो होता है ऑप्शन के अनुसार कोशिका द्रव्य यहाँ आपका करेक्ट होगा, साइटोप्लाज्म में, जिसको आप बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। देखिए पौधों में जल का संचय पादप कोशिकाओं की रिक्तिका यानी वेसल्स में होता है, जो एक थैलीनुमा संरचना है। ये आपको याद रखना है, यही मेन पॉइंट है। लेकिन अगर वेसल्स यानी रिक्तिका ऑप्शन में ना मिले तो कोशिका द्रव्य आपको आंसर करना है। शरीर में रक्त का संचार कौन सा अंग नियंत्रित करता है? तो हमारे शरीर में जो रक्त का संचार होता है उसको कौन सा अंग नियंत्रित करता है? याद रखना हृदय ही नियंत्रित करता है भाई। मानव शरीर में रक्त को लाल रंग कौन देता है? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, करेक्ट आएगा हीमोग्लोबिन। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, डीएनए में कितने प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होते हैं? डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए में कितने प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होते हैं? तो याद रखना 4 प्रकार के। आप अगर पूछोगे सर वो कौन कौन से 4 प्रकार हैं, तो देखो मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स के नाम, एक होता है एडेनिन, एक होता है आपका गुआनिन, एक होता है साइटोसिन और एक होता है थाइमिन। याद रखना ये डीएनए के 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं साथियों। फिर से इनका नाम देख लीजिए, एक होता है एडेनिन, एक होता है गुआनिन, एक होता है साइटोसिन, एक होता है थाइमिन, ठीक है। पौधों में प्रोटीन का निर्माण किसके द्वारा होता है? भाई पौधों में प्रोटीन का निर्माण किसके द्वारा होता है? राइबोसोम्स के द्वारा। राइबोसोम्स यहाँ आपका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है? देखिए करेक्ट आएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल। नेक्स्ट है, किस तत्व की कमी से पेडियाट्रिक बेरी रोग होता है? पेडियाट्रिक यानी बच्चों के जो डॉक्टर होते हैं ना, वो पेडियाट्रिक्स कहलाते हैं, याद रखना। और ये बच्चों में ही होता है बेरी रोग, जो कि विटामिन B1 की कमी से होता है। विटामिन B1 जिसको हम थायमिन के नाम से जानते हैं, ठीक है। दांतों में सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? वैसे तो सबसे अधिक पाया जाता है फास्फोरस, ठीक है। तो फास्फोरस 85% पाया जाता है, 10% आपका कैल्शियम पाया जाता है। तो फास्फोरस तो ऑप्शन में है नहीं, तो कैल्शियम आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 कैल्शियम।
आगे देखिए, मानव हृदय का पेसमेकर कहाँ स्थित होता है। मानव हृदय में जो पेसमेकर लगता है वो कहाँ पर स्थित होता है। देखिए, मानव हृदय के, याद रखना, दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद में, ठीक है, दाएं आलिंद में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, दाएं आलिंद में। निम्न विटामिन समूह में कौन सा कथन गलत है। भाई ये जो विटामिन समूह आपको दिख रहे हैं ना, विटामिन बी समूह, कौन सा कथन सत्य है। देखिए, विटामिन B9 होता है क्या, बिल्कुल होता है। B12 भी होता है, B1 भी होता है, B2 भी होता है, B3 भी होता है, B5 भी होता है, B6 भी होता है, B7 भी होता है, ठीक है। B4 और B8 ये नहीं होता है। कभी आपने पढ़ा है विटामिन B4 B8, ये होता ही नहीं है। तो यही गलत है, यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन एंजियोस्पर्म है। देखिए, एंजियोस्पर्म किसको बोलते हैं मैं अभी आपको बताऊंगा। वैसे आप याद रखना, सेब, नींबू, रबड़, ये उपयुक्त तीनों एंजियोस्पर्म कुल के पौधे हैं। देखिए, एंजियोस्पर्म वे पौधे होते हैं जो फूल पैदा करते हैं और अपने बीजों को फल के अंदर धारण करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा रबड़ का पौधा, इसका भी बीज जो है फल के अंदर होता है, नींबू का भी बीज फल के अंदर होता है, सेब का भी बीज फल के अंदर होता है, याद रखना। तो एंजियोस्पर्म किस प्रकार का पौधा होता है, वे पौधे जो फूल पैदा करते हैं और अपने बीजों को फल के अंदर पैदा करते हैं या धारण करते हैं। विटामिन के की कमी का परिणाम क्या है, बताइए। इनमें से कौन सा जो है ना, कौन सी प्रॉब्लम, समस्या विटामिन के की कमी से होगी। कमज़ोर हड्डी नहीं, ये तो विटामिन डी की कमी से, या फिर आप बोल सकते हैं सूर्य के प्रकाश की कमी से। रिकेट्स भी विटामिन डी की कमी से। देखिए, नपुंसकता की बात करें तो ये बांझपन जिसको आप बोलते हैं, ये विटामिन ई की कमी से होता है, विटामिन ई, ठीक है, जिसका रासायनिक नाम होता है आपका टैकोफेरल। रक्तस्राव, देखिए, रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है ना विटामिन के, तो यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर भी राइट होगा। वर्गीकी के अंतर्गत या अंदर स्तनपायी किसको दर्शाता है। तो वर्गीकी के अंदर स्तनपायी जो होता है ये वर्ग को दर्शाता है, याद रखना, वर्ग को। ऑप्शन नंबर सी। ह्यूमरस अस्थि या ह्यूमरस हड्डी कहाँ पाई जाती है। देखिए, ह्यूमरस नामक हड्डी हमारी ऊपरी भुजा में पाई जाती है, यानी हाथ में पाई जाती है। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाथ में। फूलों एवं फलों में नारंगी रंग कौन प्रदान करता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो फूलों एवं फलों में जो नारंगी रंग प्रदान करता है वो प्लास्टिड करता है साथियों। देखिए, प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं, याद रखना। लवक जो होता है ना, जिसको प्लास्टिड बोलते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है क्रोमोप्लास्ट और एक होता है क्लोरोप्लास्ट। ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसके कारण हरा रंग होता है, और ये क्रोमोप्लास्ट जो है ना, ये विभिन्न प्रकार के रंग फूलों और फलों को प्रदान करता है। तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेसोफिल कोशिकाएं पौधे के कौन से भाग में पाई जाती हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेसोफिल कोशिकाएं ये पौधे के किस भाग में पाई जाती है। तो याद रखना, पत्ती जो होती है ना, लीव्स, पत्तियों में साथियों मेसोफिल कोशिकाएं पाई जाती हैं। पौधों के पत्तियों में ये मेसोफिल कोशिकाएं पाई जाती है, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, पत्ती में। अगला क्वेश्चन है फियोफाइसी शैवाल के अंतर्गत आते हैं। देखिए, इनमें से कौन फियोफाइसी शैवाल के अंतर्गत आते हैं। तो भाई, फियोफाइसी शैवाल के अंतर्गत आते हैं भूरे शैवाल, याद रखना। भूरे शैवाल जो होते हैं वो फियोफाइसी शैवाल के अंतर्गत आते हैं। देखिए, ये बहुकोशिकीय शैवाल होते हैं जिनमें फुकोजेनिन्थिन, याद रखना, फुकोजेनिन्थिन नामक वर्णक की उपस्थिति के कारण भूरा या जैतूनी रंग होता है। जीवाणु की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। जीवाणु का पूछा है भाई, ध्यान, शैवालों की कोशिका भित्ति नहीं पूछा है, तो सेल्यूलोज आंसर होता। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति जो है ना वो पेप्टी डोग्लाइकन के कारण बनी होती है, या पेप्टी डोग्लाइकन से बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीवाणुभक्षी इनमें से किसके बने होते हैं। भाई, जो जीवाणुभक्षी होते हैं ना वो प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं, याद रखना, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के। जीवाणुभक्षी किसके बने होते हैं, तो प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के। जीवाणुभक्षी, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक क्वेश्चन है कि जीवाणुभक्षी रक्त कोशिका कौन सी है। इनमें से कौन सी रक्त कोशिका है जो जीवाणुभक्षी रक्त कोशिका हैं। देखिए, करेक्ट आएगा मोनोसाइट्स। मोनोसाइट जो है ना साथियों, ये एक जीवाणुभक्षी रक्त कोशिका है, यह आपको याद रखना है, ठीक है। जीवाणुभक्षी यानी जिसको हम बोलते हैं
साथियों हमारे शरीर को इम्यूनिटी या संक्रमण से बाहरी सुरक्षा कौन करता है? सफ़ेद रक्त कण, और सफ़ेद रक्त कण का ही ये एक भाग होता है मोनोसाइट, ल्यूकोसाइट। तो ये मोनोसाइट यहाँ आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर डी। हाइड्रा कौन से खाद्य को पचा नहीं सकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हाइड्रा जो है ना, ये स्टार्च को पचा नहीं सकता है साथियों। स्टार्च जो कि जटिल कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए आवश्यक एमाइलेज एंजाइम इसमें उपस्थित नहीं होता है, क्योंकि हाइड्रा में जटिल कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए आवश्यक एमाइलेज एंजाइम नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि एमाइलेज एंजाइम है यही शर्करा माफ करना यही स्टार्च को के पाचन में मदद करता है, ठीक है। जटिल कार्बोहाइड्रेट को सरल कार्बोहाइड्रेट में तोड़ने में सहायता करता है एमाइलेज एंजाइम। तो हाइड्रा में एमाइलेज एंजाइम होता ही नहीं है, तो स्टार्च को पचा ही नहीं सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, स्टार्च। पादप कोशिका का कौन सा भाग सूर्य से प्रकाश ग्रहण करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। पैराथायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पैराथायराइड ग्रंथि से पैराथायराइड नामक हार्मोन स्रावित होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बात करें प्रोलेक्टिन हार्मोन, ठीक है, प्रोलेक्टिक हार्मोन जो कि साथियों जिससे दूध बनता है, यही जो हार्मोन है जिसमें स्तनी दूध बनता है माताओं में, ठीक है। तो ये जो है ना, ये आपका पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। बात करें अगर कैल्सीटोनिन हार्मोन, तो ये जो कैल्सीटोनिन हार्मोन है ये पैराथायराइड नहीं बल्कि थायराइड, केवल थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है, ठीक है। तो आई होप आपको सारे समझ में आए होंगे। पिनियल जो कि मस्तिष्क का ही भाग है। देखिए कैल्सीटोनिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि स्रावित करती है, प्रोलेक्टिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि स्रावित करती है। एक होमवर्क का क्वेश्चन है कि हॉर्टिकल्चर का संबंध किससे है? बागवानी, मधुमक्खी पालन, रेशम पालन या मछली पालन? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। साथ ही में ये भी बताना आपका स्कोर क्या रहा, आपने इन 50 में से कितने क्वेश्चन सही किया है और क्वेश्चंस कैसे थे साथियों। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।